हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में मेंशन कर देती हूँ। सेकंड सेम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेम का हमारा पेपर टू के अंदर जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसके लास्ट टॉपिक सब हम करने वाले हैं। मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि आपके एलसीआर सर्किट के बाद हम सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। फिर शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर आपका ये टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट करेंगे सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपको क्या करना है, जो अभी आपने तीनों चीज़ें लिए हैं उनको क्या कर दिया, हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया हुआ था। जैसे हमने एलसीआर सर्किट इन सीरीज़ जैसे हमने सिंपल किया था, उसी तरीके से हमने सीरीज़ में लिया हुआ है इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है बेटा, ईएमएफ लगाया हुआ है और इस सर्किट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, कैपेसिटर, और ये हमारा ईएमएफ है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी आपका गया हुआ था, ठीक है। सोर्स ऑफ आपका जो ईएमएफ है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो कितना है, ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो जैसा आपने यहाँ पे इस एलसीआर सर्किट जो आपका सीरीज़ के अंदर है, आपने पूरा का पूरा डेरिवेशन किया हुआ है और वहाँ से आपने इम्पीडेंस फाइंड आउट किया हुआ है। तो जो इम्पीडेंस होता है बेटा इसके अंदर, इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज़, इम्पीडेंस आपका सीरीज़ एलसीआर सर्किट का कितना होता है, आपने निकाला था Z इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे वैसे तो ओमेगा एल है जिसको आप एक्सएल भी लिख सकते हो, माइनस में 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर था, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा c था। ओमेगा एल को आप कैसे लिख सकते हो, एक्सएल। तो बेटा यहाँ पे एक्सएल क्या है आपका ओमेगा एल, जिसको आप ओमेगा को 2 न्यू इंटू एल की फॉर्म में लिख सकते हो, और एक्स आपका कितना है 1/ओमेगा c है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 न्यू सी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर जो आपका एक्सएल है वो आपका क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी क्या है बेटा आपका यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट देखना है, ठीक है। तो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के लिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहें कि अगर हमारी जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने दी हुई है, अगर इस ईएमएफ के जो हमने अप्लाई की है इस सर्किट के ऊपर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज़ कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं न्यू को इंक्रीज़ कर दूं बेटा यहाँ पे, तो न्यू को अगर इंक्रीज़ करती हूँ तो आपको पता है एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के, तो एक्सएल आपका इंक्रीज़ करेगा, लीनियरली आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ये कहोगे कि ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द alternating EMF applied to circuit is increased, ठीक है। तो increased कहाँ से, from 0। तो जो आपका एक्सएल है वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, कैसा, लीनियरली फ्रॉम 0 वैल्यू, ठीक है। और जो हमारा एक्सी है वो हमारा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा फ्रॉम
इनफाइनाइट टू ज़ीरो। ठीक है, ये कैसा आपका, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी कैसी है, ज़्यादा है, और बाद में कैसी हो जाएगी आपकी मतलब इनफाइनाइट से ज़ीरो नहीं कहेंगे, मतलब इनफाइनाइट से डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हो गया। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसा हमने लिखा है। तो हमने ये कहा कि न्यू क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसा लीनियरली इंक्रीज़ करता जाएगा। और जो हमारा एक्सी है बेटा, वो हमारा क्या कर रहा है, आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू थी आपकी, ठीक है, इनफाइनाइट जो भी वैल्यू थी उससे ये डिक्रीज़ करता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी जिसके ऊपर इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कैसी हो गई है, इक्वल हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे भी टच करिए यहाँ पे भी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये जो सेम फ्रीक्वेंसी है ये कैसी है आपकी सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस आपके एक्सएल और एक्सी दोनों को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है। तो आप यहाँ पे ये कहोगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू नॉट, उसके ऊपर जो वैल्यू है आपकी एक्सी की और एक्सएल की वो आपकी कैसी हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, तो एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, the value of XL and XC becomes equal। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो आपको साफ पता चल रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इम्पिडेंस है, जो इम्पिडेंस है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इम्पिडेंस किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो ये कहता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जिसके ऊपर जो आपका इम्पिडेंस है वो कैसा हो जाए, आपका मिनिमम। ये मिनिमम ही हो गया, पहले तो कुछ और भी एडअप हो रहा था और अब वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका कैसा हो जाए, मिनिमम, और जो आपका करंट है वहाँ पे वो इंक्रीज़ करता चला जाए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे सर्किट को बोलेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या है, तो आप कहोगे कि वेयर एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, वेयर जहाँ पे आपका इम्पिडेंस, where impedance of circuit becomes minimum and corresponding current through circuit become मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ पे ये क्या हो जाए, आपका मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे सर्किट को बोलेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, इसके अंदर सीरीज जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको निकालना था। ठीक है, तो जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाती है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, सो हेयर न्यू नॉट इज रेजोनेंट frequency where I is maximum। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम है, न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है, तो आप न्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, न्यू नॉट वो है जिस पे ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ये आपका एक्सएल के लिए ग्राफ था, ये आपका एक्सी के लिए ग्राफ था। तो एक्सएल एक्सी आपका क्या हो गए, एक्सी और एक्सएल दोनों इक्वल हो गए हैं। तो एक्सएल की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 2 पाई
एक्सएल की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 2 पाई न्यू एल। तो न्यू आपकी कौन सी, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली न्यू फ्रीक्वेंसी लेके चलोगे इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई न्यू नॉट सी। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो न्यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर एल सी, एंड दिस इम्प्लाइज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो ये जो आई है आपकी वो क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है फॉर द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, ये किसके लिए फ्रीक्वेंसी आई है, आपकी सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए आई है। ठीक है, और इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। दिस सर्किट इज ऑल्सो नॉन एज acceptor circuit। ठीक है, and is used in tuning of radio and TV sets। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया है, हमारा पूरा का पूरा सीरीज रेजोनेंट सर्किट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाला टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया यहाँ पे। अब आप हेडिंग डालिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था आज के लेक्चर के अंदर यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और सीरीज रेजोनेंस सर्किट, फिर आपको बाद में क्वालिटी फैक्टर वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। हेडिंग डालिए बेटा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, हेडिंग डाल लीजिए। डाल ली? ठीक है, तो अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर उसमें तो तीनों की तीनों हमारे किस में थे बेटा, तीनों की तीनों ही हमारे सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड थे। लेकिन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके का होता है कि जो इंडक्टर है और जो रेजिस्टेंस है ये दोनों तो आपके किस में हैं, सीरीज़ में। ठीक है, और जो आपका कैपेसिटर है वो इन दोनों के कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, और जब ये दोनों बन गए इसको हमने ऑन स्टेज में लेके आना था। तो ऑन स्टेज के अंदर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, ईएमएफ प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, और जो ये ईएमएफ है वो आपका ई इज़ इक्वल टू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ई की पावर ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी आपका हो जाएगा। ये आपका इंडक्टर है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, और देखो इसके अंदर अब जैसा आपने यहाँ पे ये बनाया है वैसा आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसा ये बनाया है वैसा लिख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखोगे कि ए पैरेलल रेजोनेंट circuit consists of a series combination of inductor and resistor connected in parallel to a कैपेसिटर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपके जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस है दोनों जो सीरीज़ में थे वो आपके पैरेलल में कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो कंसिस्टेंट होगा उस सर्किट का उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको क्या किया है, इस पूरे चीज़ को दोबारा से किससे, क्योंकि ऑन स्टेज में भी तो लेके आना था, तो फिर हमने इसको किसके अंदर, आपके सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। कौन से, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि दिस पैरेलल combination is then connected to a source of alternating EMF। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे हमारा इंडक्टर के थ्रू जैसे आप कोई डीसी रेजिस्टेंस उसमें कर दिया, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग इन आर। अगर कोई आपका डीसी रेजिस्टेंस आपका इंडक्टर के उसमें है तो वो आपका इस रेजिस्टेंस के अंदर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इतना ध्यान दीजिए कि ये आपने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट किसको किया है, ठीक है। अब अपना स्टार्ट करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर वैसी ही फ्रीक्वेंसी लेके आनी है जैसे हमने वहाँ पे की थी। तो अगर फ्रीक्वेंसी लेके आनी है तो एक सोर्स लिया हुआ है इंस्टेंटेनियस आपका, तो इसको बताएंगे। इंडक्टर के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू कितना करंट जाएगा वो हम इस सर्किट के अंदर बताएंगे, ठीक है, इस सर्किट की वजह से। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating EMF across the combination at time t is E is equal to E naught e की पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। तो अब आपको जब एल आर सीरीज़ में कनेक्ट थे बेटा, एल आर जब सीरीज़ में कनेक्ट थे उस टाइम पे आपके पास वहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट आई थी, और सिंगल आपका प्योर कैपेसिटर जब आपके इसके साथ कनेक्ट था तब आपके पास इस कैपेसिटर के लिए करंट की पीक वैल्यू आई थी। हमें क्या करना है, वही पीक वैल्यू को इसके अंदर आपका मतलब लिखना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए द करंट आई एल नॉट लिख दो, बेशक से पीक के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, या सीधा उसके लिए कर दो, ठीक है। तो आई एल एंड आई सी इन टू ब्रांचेस ऑफ सर्किट इज कैसा, आई एल के साथ, क्योंकि अब हमने बताया था कि जो डीसी इसके अंदर रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा और ये होगा वो पूरा इसके साथ लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ लिया जाएगा तो पूरा ये एक आपको कॉम्बिनेशन इसके साथ मानते हुए यहाँ का आपको करंट की पीक वैल्यू बतानी है। तो हमने इसकी पीक वैल्यू बताई हुई थी जिसमें जो आई नोट है वो आपका ई नोट बाई आपका इम्पिडेंस होता है, ठीक है। तो इसका इम्पिडेंस कितना, आर प्लस में जे ओमेगा एल, आर तो इसकी वजह से, जे ओमेगा एल इसकी वजह से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म की दिखा रही थी ना जिसको हमने जेड वेक्टर कंसीडर किया था, तो वही इसके अंदर लिखेंगे कि ये किसके इक्वल हो गया, ई अपॉन में आर प्लस में जे ओमेगा एल के, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपके करंट थ्रू द कैपेसिटर बताऊं तो कैपेसिटर के अंदर इसको हटा लो। अब कितना करंट फ्लो किया, यहाँ का मीन आपका बताना था, वो आपको पीक वैल्यू, ठीक है। तो वो आपकी आई सी नॉट लिख लो पीक वैल्यू के लिए, या फिर सीधा आई सी बता दो, वो कितना हो जाएगा आपका जे ई अपॉन में आपका 1 अपॉन में ओमेगा सी। आपको पता है ये इम्पिडेंस हो गया एक्स सी, और ये आपका ये था, तो वहाँ पे आई जे से मल्टीप्लाई हो रखी थी ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये जे ई अपॉन में 1 बाई या जे ई बाई एक्स सी, तो ये जो ई बाई एक्स सी था ये क्या आपकी पीक वैल्यू ऑफ द करंट बता रही थी, ठीक है। तो हमने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या बताना है, टोटल करंट बताना है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो टोटल करंट इन circuit is given by I is equal to IL प्लस में IC। तो सपोज ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है, तो I इज़ इक्वल टू आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड I किसके इक्वल, IL, ई अपॉन में आर प्लस में जे ओमेगा एल के इक्वल है, प्लस में ये जे ई बाई 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल था, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं और इसमें से क्या कर सकते हैं, ई को कॉमन भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन में जे आर प्लस में जे ओमेगा एल प्लस में जे आपका ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ई को मैंने बाहर लिख ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये तो इसके लिए है, लेकिन ये जो आपका निकलेगा वो आपका रेजिस्टेंस के उस पर निकला था, ठीक है, इम्पीडेंस, ये आपका पैरेलल उसमें क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि एडमिटेंस के फॉर्म में होगा, ठीक है। इम्पीडेंस नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ दिस आपका इम्पीडेंस।
तो एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल में कुछ तो चेंज में आएगा ना आपका बेटा, तो इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसको y से डिनोट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 1/z। अब z क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस, आपको पता है कि v इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है, तो i इज इक्वल टू v बाई आई ही हो जाएगा। ठीक है, तो v क्या है आपका, यहाँ पे v आपका EMF है और I क्या है आपका करंट है। ठीक है, तो एक मिनट, R इज इक्वल टू v बाई आई। ठीक है, तो ये आपका क्या है, R आपका डिनोमिनेटर में है तो V आपका नीचे चला जाएगा, I ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा I। अब यहाँ पे V वोल्टेज को ना ले रहे बेटा, हम यहाँ पे तो हम EMF लेके चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका E के लिए, तो यानी कि जो एडमिटेंस है वो आपका I/E हो जाएगा। I यहाँ है और इसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में E है, तो मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो I/E पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में R प्लस में j ओमेगा L प्लस में j ओमेगा C के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें तो वही फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और इससे अभी तक कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं निकली है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और इस फैक्टर के नीचे ये क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आपको पता है आप रेशनलाइजेशन करते हो ताकि नीचे कॉम्प्लेक्स हट सके। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको रेशनलाइजेशन कर दूँगी, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद यहीं कर दूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना। ठीक है, तो मैं यहीं कर रही हूँ, तो ये R माइनस में j ओमेगा L और ये कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई में R माइनस में j ओमेगा L, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू R माइनस में j ओमेगा L। अब ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस माइनस में b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो हो गया r का स्क्वायर, माइनस में b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे j का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, माइनस में -1 यानी कि प्लस में आपका ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा l का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है आपका प्लस में j ओमेगा c था। ठीक है, अगर मैं पूरे उसका एलसीएम लूँगी तो इसका मतलब ये प्लस में j ओमेगा c के साथ एक टर्म आएगी r का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, मैंने पूरा एलसीएम ले दिया है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये R माइनस में j ओमेगा L प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा j ओमेगा C R का स्क्वायर प्लस में j ओमेगा का क्यूब C का क्यूब आपका यहाँ से आ गया है। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में R का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आर प्लस में आपका जे, आर प्लस जे लिखा है आपने, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ओमेगा सी आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का क्यूब एल का, एक मिनट, ये L था तो इसका मतलब ये L का स्क्वायर C L का स्क्वायर है, C L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा का क्यूब L का स्क्वायर C और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के ओमेगा L। तो दोबारा लिख दूँ इसको, ओमेगा का स्क्वायर L का स्क्वायर C। ठीक है, क्योंकि ये C था और ये L का स्क्वायर है, तो L का स्क्वायर C ही बनाना है यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा R का स्क्वायर माइनस प्लस में आपका ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इतना रिजल्ट मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या बताना है इसके अंदर कि जो इम्पिडेंस है सर्किट का वो आपका मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम किस पे, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट के ऊपर, जैसा हमने पहले उसमें किया। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर, इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि जो हमारा इम्पिडेंस है सर्किट का वो हमारा मैक्सिमम है हो जाएगा जब हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और मैक्सिमम के लिए आपको पता है आप उस टर्म जिसकी वजह से आ रही है उसको ज़ीरो पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई भी चेंजमेंट निकालते हो उसका मैक्सिमम चीज़ निकालते हो तो मैक्सिमम कब निकलेगी, अगर वो हमारा ज़ीरो के उसमें आ जाए। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना,
तो ये इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस मतलब 1/z, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट it is clear that for given value of RLC impedance आपका Z will be maximum for ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। तो अगर ये आपका मैक्सिमम उसमें है तो ये मैक्सिमम, तो ये आपका कितना, आप इसका उसको 0 पुट कर सकते हो इस टाइम पे जब ओमेगा आपका ओमेगा नॉट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट सी आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा नॉट का क्यूब एल का स्क्वायर सी माइनस ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो और क्या कर सकते हैं, ओमेगा नॉट को थ्रू आउट एक एक करके आप कॉमन कर सकते हो। तो कॉमन करके अगर मैं लिखूँगी तो ओमेगा नॉट यहाँ से सी आर का स्क्वायर, ये क्यूब था तो आपका ये एक बारी रह गया है, और माइनस में एल इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लेके जाऊँगी इधर तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और इस साइड अगर मैं एल को लेके जाऊँ राइट हैंड साइड तो ये इज़ इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको ये पता चला यहाँ से कि ये जो ओमेगा नॉट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो है आपका, इसको भी मैं इस साइड लेके चली जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या हो सकता है, सी भी इसके साथ में उसमें आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ओमेगा नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, √1/LC माइनस में r² का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2π न्यू नॉट। तो 2π न्यू नॉट आपका किसके इक्वल हो गया, √1/LC माइनस में r² का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2π को अगर यहाँ से हटा दूँ तो नीचे लिख दूँगी, तो इसका मतलब न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2π √1/LC माइनस में r का स्क्वायर की फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इम्पिडेंस मैक्सिमम उसमें दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिक्रीज़ कर रहा है। तो करंट डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आपका न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये देखो मिनिमम हो गया, फिर बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, आपकी करंट की, ठीक है। और यहाँ ये कौन सी हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी की। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। और यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, इसका स्पेशल केस भी बता सकते हैं। तो स्पेशल केस आपका क्या है, स्पेशल केस ये है कि इफ़ अगर हमारा रेजिस्टेंस कहीं पे 0 हो जाता तो ये हमारा कैसा हो जाता, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की जैसे ही फ्रीक्वेंसी दिखाता, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2π √LC जैसा ही इसका रिजल्ट आता, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसके अंदर क्या हो गया है, जो आपका पैरेलल रेजोनेंट सर्किट भी आ गया है, ठीक है। और जैसा उसके अंदर क्या से बोलते हैं, एक्सेप्टर फ्रीक्वेंसी जिस टाइप की उसकी उसमें होएगी उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर ये करंट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी को आपका जिसकी मतलब जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इट्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की जो आपकी करंट आएगी ना उसको वो अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, ठीक है। इसको हम रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पूरा आपका कंप्लीट होता है आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।